क्या आपको पता है मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स और रॉक्स में क्या अंतर होता है? मिनरल्स का सिग्निफिकेंस क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने में, एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। एंड अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास मिनरल्स का तो काफी ज्यादा रिजर्व है, तो फिर भारत इंपोर्ट क्यों करता है काफी सारे मिनरल्स? तो आज हम कुछ इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे एंड हम जानेंगे कि क्या वीकनेस रही है भारत की कि वो मिनरल्स एक्सप्लोरेशन को प्रमोट नहीं कर पाया है। और बात ये भी करेंगे कि कुछ रीसेंट अमेंडमेंट मिनरल्स एक्ट में हुए हैं जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने की बात करता है। हेलो एंड वेलकम यू ऑल। टुडे इज 8th of August and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis. बट जैसा कि आपको पता है हम कुछ एथिकल टर्म्स को डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पर, तो आज हम आपके लिए बाउंडेड इथिकलिटी के कंसेप्ट को लेकर आए हैं। अब आप देखो, ये जो बाउंडेड इथिकलिटी है इसकी मैं गारंटी देता हूं कि आप भले इस टर्म को ना सुने हो लेकिन आप इस कंसेप्ट से बिल्कुल वाकिफ हो। तो बाउंडेड इथिकलिटी का मतलब ये होता है कि लेट्स से कि आपके पास एथिकल वैल्यूज हैं और आप उसे अपने एक्शन में इंप्लीमेंट भी करते हो, लेकिन कभी कभी आपके पास ऐसा सिचुएशन आ जाता है, ऐसा सिनेरियो आ जाता है जहां पर आप अपने एथिकल वैल्यूज को प्रेजेंट नहीं कर पाते हो। तो इसके कारण क्या होता है कि आपका जो एथिकल वैल्यूज है वो एक्शन में तब्दील नहीं होता है एंड फर्दर आप अपने आप को क्रिटिसाइज भी कर सकते हो। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण होता है कि लेट से कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में गए जहां पर एक लीडर भाषण दे रहा है एंड वो लीडर ने बोला भाई साहब हाथ उठाओ, तो आपने हाथ उठा दिया। उन्होंने कुछ बातें बोली और आपको उस पर सहमति नहीं है, फिर भी उन्होंने बोला हाथ उठाओ सहमति बताओ, तो आपने सहमति जतानी शुरू कर दी। तो ये जो आपका चीज निकल कर आया कि आपने भले ही उस लीडर की बातों से एग्री न कर रहे हो, आपके इथिकल प्रिंसिपल्स उससे टकरा रहे हो, फिर भी आपने उनकी बातों पर सहमति जता दी। इसी को हम कहते हैं बाउंडेड इथिकलिटी। यानी कि बिकॉज ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर हम अपने इथिकल चॉइसेस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या फिर हमारी जो इथिकल चॉइसेस है, एक्सप्रेशन है, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। एंड इसी को हम कहते हैं बाउंडेड इथिकलिटी। नाम से ही पता चल रहा है जहां पर इथिकल वैल्यूज एक्शन में आने से पहले ही रुक जाए, रेस्ट्रिक्ट हो जाए। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ बाउंडेड इथिकलिटी। और ये आप डेली बेसिस पर आप अपने एक्शन में ऑब्जर्व भी करते रहते होंगे। जैसे आपके पेरेंट्स ने कोई बात बोली, हो सकता है आप उनके बातों पर सहमत ना हो, लेकिन आपको पता है कि ये आपके पेरेंट्स है, तो आप उनकी बातों पर सहमति जता देते हो डिस्पाइट आपका इंटरनल फीलिंग ये रहता है कि नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। इट इज ऑल्सो नोन एज बाउंडेड इथिकलिटी। एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, जैसे मोब वायलेंस का इंसिडेंट है कि जनरली क्या होते हैं कि जो पीपल होते हैं जो इन सब इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो देखा गया तो एक व्यक्ति ने अगर ये एक्शन किया तो उसके आसपास जो भी व्यक्ति है वो भी उसी एक्शन में उतर जाते हैं। तो ये सब आपका मोब वायलेंस भी आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। हाउएवर यू कैन ऑल्सो गिव अदर एग्जाम्पल्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो आज हम दो मुख्य आर्टिकल पर चर्चा करेंगे। पहला आर्टिकल होगा कि क्या आपको लगता है कि चाइना का जो डोमिनेंस है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में वो बढ़ रहा है? अगर हाँ तो थोड़ा सा रुकिए, हम इस पर डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कि चाइना की खुद की हालत खास्ता है, तो फिर अगर उसे वर्ल्ड ऑर्डर में डोमिनेट करना है तो पहले इंटरनल सिचुएशंस को ठीक करना पड़ेगा। दूसरा आर्टिकल जो मैंने कंटेक्स्ट ऊपर दिया कि जो मिनरल्स एक्सप्लोरेशन है ना भारत में काफी ज्यादा वीक रही है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। एंड अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में मिनरल्स अमेंडमेंट पास की गई है, तो वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देता है एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने का प्रयास करता है। तो हम देखेंगे कि क्या कुछ बातें उस बिल में की गई है डिटेल से। तो ये दो आर्टिकल पर हम चर्चा करेंगे एंड लेट्स मूव टू आवर आर्टिकल डिस्कशन। द फर्स्ट आर्टिकल विल बी रिलेटेड टू जीएस पेपर
टू। तो आप समझ ही सकते हो, एक कंटेक्स्ट में आपको बताऊं तो 1990 से पहले देयर वाज बाइपोलर वर्ल्ड। बाइपोलर वर्ल्ड में एक तरफ आपका यूएस का गुट हुआ करता था यानी कि अमेरिकन, दूसरा जो है आपका यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन का गुट हुआ करता था। और बिटवीन 1990 एंड बिफोर यूएस और यूएसएसआर के बीच डोमिनेंस की लड़ाई चलते रहती थी। यूएस अपने एक्शन के माध्यम से विभिन्न देशों को अपने प्रभाव में लेने का प्रयास करता था एंड यूएसएसआर भी कुछ इसी प्रकार की घटनाएं करता था। एंड दैट्स वाई मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाने का प्रयास किया गया एंड न्यूक्लियर डेवलपमेंट जैसे इवेंट्स भी हुए। एंड लेकिन एक सबसे बड़ी घटना 1990 में हुई जो आपको ही पता है, जिसने पूरा फ्यूचर ही चेंज कर दिया। वो घटना क्या थी? डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर और द सोवियत यूनियन। तो जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो बचा कौन? बचा सिर्फ आपका यूएस, अमेरिका। तब जाहिर सी बात है वर्ल्ड पर कौन डोमिनेट करेगा? अमेरिका। तो आज भी आप देखते हो वर्ल्ड पर कौन डोमिनेट करता है? अमेरिका। बिकॉज जो यूएसएसआर है लेड बाय रशिया वो डिसइंटीग्रेट हो गया एंड उसकी पावर खत्म हो गई। लेकिन आज इसी यूएस की हेजेमनी को कौन चैलेंज कर रहा है? चाइना चैलेंज कर रहा है। तो यूएस को चिंता हो रही है कि अगर हमारा ही हेजेमनी खत्म हो जाएगा तो फिर हम अपने ग्लोबल प्रेजेंस को मेंटेन कैसे कर पाएंगे। तो ये सब बात निकल कर आती है। और जो चाइना है उसको भी लगता है कि अब हम धीरे धीरे ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं और जो ग्लोबल प्रेजेंस होता है या फिर डोमिनेंस होता है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन मिलिट्री सिक्योरिटी ओनली but also it gets affected by technological advancement, cultural advancement and biological aspect as we see in the Chinese incidents। तो आप देखो चाइना में सिर्फ मिलिट्री सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई जा रही है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट पर, मैन्युफैक्चरिंग और जो वो एक्सपोर्ट करता है मटेरियल्स को, तो उससे कितना ज़्यादा प्रभाव दूसरे देशों पर पड़ता है आप समझते हो। एक प्रकार से डिपेंडेंसी हो जाती है देशों को कि हमें इनसे खरीदना पड़ रहा है तो हम इनके अहित में नहीं जा सकेंगे। तो इस प्रकार से आप समझो कि चाइना का प्रेजेंस बढ़ रहा है डिफरेंट डायमेंशंस में। एंड जैसे जैसे चाइना का प्रेजेंस बढ़ेगा, आप बताओ उसके पीछे कौन पड़ेगा? यस, यूएस पड़ेगा। क्योंकि यूएस को तो एक डर है कि चाइना जो है काफी ज्यादा राइज अगर हो गया तो फिर हमारा हेजेमनी भी प्रभावित हो जाएगा। दैट्स वाई आप देखते हो कि रिसेंट इंसिडेंट्स में यूएस और चाइना के रिलेशंस में काफ़ी ज़्यादा खटास आया है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टरबेंस आया है। नहीं तो पहले क्या होता था कि जो रिलेशंस था यूएस का चाइना के साथ, इट वाज बेस्ड ऑन इंगेजमेंट एंड पार्शियल कंटेनमेंट एंड नाउ द रिलेशन हैज बीन शिफ्टेड टू ऑल आउट कंपटीशन विद चाइना। यानी कि अब चाइना को भाई साहब बाहर फेंक दो और ग्लोबल इन्फ्लुएंस से बचाओ। एंड ऑल्सो जो आपका एक्शंस है यूएस का इन रिसेंट ईयर्स रिफ्लेक्ट्स कि यूएस जो है थोड़ा सा चाइना से घबराया हुआ है एंड दैट्स वाई काफ़ी ज़्यादा कुछ एक्शंस भी ले रहा है यूएस, जैसे न्यू सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स एज द ऑकस एज वेल एज क्वाड की हम बात करते हैं, या फिर धीरे धीरे आप देखो कि ताइवान पर यूएस का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। और ताइवान का एक कंटेक्स्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो ताइवान है ऑफिशियली चाइना का पार्ट है, बट ताइवान में ऑटोनॉमी दे रखी है। जैसे आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहाँ पर डेमोक्रेसी ज़्यादा प्रबल है एज कम्पेयर टू द मेनलैंड चाइना, और पीपल्स को काफ़ी ज़्यादा राइट्स भी मिले हुए हैं। और इन सब को सिक्योर करने का प्रयास करता है यूएस, बिकॉज यूएस और ताइवान के साथ एक एग्रीमेंट साइन है जो चाइना को काफ़ी ज़्यादा खटकता है, और यूएस कहीं ना कहीं इसी को आधार मान के चाइना को प्रभावित करने का कोशिश भी करता है। तो ये सब बातें हो गई, लेकिन चाइना भी पीछे नहीं हट रहा है। चाइना का भी धीरे धीरे ग्लोबल रिस्पॉन्स बढ़ रहा है। जैसे ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की अगर हम बात करें, या फिर चाइना लेड
संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपके 8 मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे मेंबर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। अभी आप हमें बताओ कि रिसेंटली एससीओ में कौन सा एक नया मेंबर ऐड हुआ है। ये आपको प्रीलिम्स पर्पस के लिए याद रखना है और आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो क्या लगता है, यूएस का इन्फ्लुएंस घट रहा है? तो जो चाइनीज स्कॉलर्स है वो तो यही मान रहे हैं, क्योंकि अपनी दही किसको खट्टी लगती है। तो चाइनीज स्कॉलर्स को ये लगते हैं कि हाँ भाई साहब, अब जो है ना सिंगल वर्ल्ड ऑर्डर पर दुनिया नहीं चलेगी, अब जो है वर्ल्ड पॉलीसेंट्रिक कंपटीशन एंड कॉपरेशन पर चलेगी। एंड चूंकि विभिन्न देश आगे आ रहे हैं और यूएस की हेजोमनी को चैलेंज कर रहे हैं, तो यूएस को तो ये पसंद नहीं आएगा। एंड ये कुछ एविडेंस के रूप में भी दिखता है, जैसे मिडिल ईस्ट में मैंने आपको बताया भी था, या फिर वेस्ट एशिया में यूएस का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होता था। सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशंस अच्छे थे, इजराइल के साथ रिलेशन अच्छे थे, लेकिन अब आप देखो जो टसल हुआ करता था ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच, उस टसल को कम करने का प्रयास किया गया चाइना के द्वारा, न कि यूएस के द्वारा। और इससे हम ये साफ साफ इंडिकेट कर सकते हैं कि चाइना का प्रेजेंस अब मिडिल एशिया या फिर वेस्ट एशिया में भी हो रहा है, जो एक प्रकार से एक्सक्लूसिव डोमेन हुआ करता था यूएस का। और इतना ही नहीं, चाइना का जो प्रभाव है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में चाइनीज डोमिनेंस होता है। दैट्स वाई कोविड-19 का एक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया। ऑल्सो वेरियस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटअप करती है, उसमें भी चाइना का काफ़ी ज़्यादा दबदबा है। और जो चाइनीज स्टैंडर्ड्स है, बहुत सारे देश इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। तो क्या बात निकल कर आती है, लगता नहीं है कि चाइना का जो ग्रोथ है धीरे धीरे वर्ल्ड ऑर्डर में बढ़ रहा है। थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो जो चाइना ये सब बात बोल रहा है या फिर जो हमें चीज़ दिख रही है, लेकिन वास्तव में ऐसी कुछ चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि चाइना के अंदर भी कुछ कमी है। एक समय था जब चाइना काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था, यानी कि पिछले 20 सालों की बात करें तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था। इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी हाई फाई एंड जीडीपी ग्रोथ काफ़ी हाई फाई। इतना ही नहीं, ओवरऑल ट्रेड वॉल्यूम विभिन्न देशों के साथ आप देख सकते हो पिछले 20 सालों में 800% ग्रो किया था। एंड जो चाइना के डाटा के अनुसार अगर हम बोले तो लगभग 80 करोड़ चाइनीज पीपल को उन्होंने पॉवर्टी से बाहर निकाला। तो पॉवर्टी से बाहर निकाला, इसका मतलब उसकी जो इकोनॉमी है काफ़ी रोबस्ट थी, तभी तो बाहर निकाला। अदरवाइज जिसकी इकोनॉमी ही खास्ता है वो पॉवर्टी से बाहर व्यक्ति को कैसे निकालेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब ये जो ग्रोथ है, ये जो मोमेंटम चाइना ने बनाया था, उसमें कमी आ रही है। और उसकी कमी आने के कुछ कारण भी है कि जो आपका चाइनीज ग्रोथ है वो किस पर आधारित है, वो आपका कम्युनिस्ट फिलॉसफी पर आधारित है। दैट इज मोर ऑर्थोडॉक्स देन मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसी। अगर हम यूएस की इकोनॉमी की बात करें तो वो मार्केट ओरिएंटेड है, भारत के इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो मार्केट ओरिएंटेड है। लिटिल बिट गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है, लेकिन चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो वो मोस्टली स्टेट ओरिएंटेड है, ठीक है। तो वहां पर गवर्नमेंट कंट्रोल काफी ज्यादा है इकोनॉमिक स्फेयर में, एज वेल एज प्राइवेट इंटरप्राइज या प्राइवेट कंपनीज को इस्टेब्लिश होने में काफ़ी दिक्कत आती है। एंड ऑल्सो वहाँ पर गवर्नमेंट ने जो कह दिया वो कर दिया, है ना। जैसे एक डायलॉग भी है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, तो वही डायलॉग वहाँ पर भी चलता है। और फिर क्या होता है कि अभी आपका कोविड-19 का पीरियड आया, विभिन्न देश ने लॉकडाउन लगाए, चाइना ने भी लॉकडाउन लगाया, लेकिन चाइना ने इतना सारा लॉकडाउन लगा दिया कि वहाँ की जो इकोनॉमिक स्थिति है काफ़ी ज़्यादा खस्ता हो गई। और वहाँ पर जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज थे उनको चिंता लगने लगी कि भाई साहब हमारे प्रॉफिटेबिलिटी का होगा क्या अगर चाइना इस प्रकार का लॉकडाउन बार बार लगाएगा। तो एक प्रकार से पॉलिसी पैटर्न देखने को नहीं मिलता है चाइना में। हैंस ये जो आपके मल्टीनेशनल कंपनी है ये चाइना को छोड़कर जाना चाह रहे हैं। दैट्स वाई ये भी घटना सामने आई थी कि जो आपके चाइना में कंपनीज है वो धीरे धीरे साउथ ईस्ट एशिया में या फिर इंडिया में आने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मौका भी है भारत के लिए कि भारत कम से कम अपनी पॉलिसी को अच्छा से अच्छा करे,
ताकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो अगर सचमुच में चाइना को यूएस से आगे जाना है तो पहली बात तो ये सब जो कमियां हमने डिस्कस करी, इन कमियों से सुधार करने की ज़रूरत है। जो अप्रोच या पॉलिसी अपना रहा है चाइना कि भाई साहब हम डोमिनेट करेंगे, हम इक्वलिटी के साथ नहीं चलेंगे, इस पॉलिसी में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर हम चाइना के करंट जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो आप देख सकते हो कि लगभग डिक्लाइन होकर 3% आ गया है। तो क्या इंडिकेट करता है कि भाई साहब चाइना की इकोनॉमी भी अब जो है ना, मतलब ठीक ठाक स्थिति पर है, ज़्यादा प्रबल तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है। जबकि इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो लगभग आपका 7% 8% ग्रोथ रेट पर चलती है। हालांकि कोविड के प्रभाव के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रभाव भारत को भी देखने को मिला। और इतना ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट रिस्क काफ़ी बढ़ गई है। और एक और सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन, जो भारत में समस्या नहीं है। भारत में तो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यहाँ पर युवा शक्ति काफ़ी ज़्यादा है, बस युवा शक्ति को मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन चाइना में क्या हो गया, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स वन चाइल्ड पॉलिसी, वहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड नेचुरल तरीके से बढ़ ही नहीं पाई। दैट लेड टू एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन। एंड जब पॉपुलेशन बुढ़ापे में चली जाएगी तो इकोनॉमी का सहारा कौन बनेगा? डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी तो फिर इकोनॉमी का सहारा कौन बनेगा? तो चाइना को इस बात की भी चिंता सताती है। दैट्स वाई ए न्यू इकोनॉमिक मॉडल इज नीडेड, ताकि वेजेज में बढ़ोतरी की जाए और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो। एंड ऑल्सो देयर इज अ नीड फॉर अल्टरनेटिव थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी। जिस थ्योरी पर चाइना विश्वास करता है उसमें चेंज करने की ज़रूरत है। कौन सी थ्योरी पर चाइना विश्वास करता है कि भाई साहब पूरा कंट्रोल करके रखो इकोनॉमी को, पॉलिटिक्स को। तो इससे क्या होता है ना, लिबरलिज्म नहीं आ पाती है। और जहाँ पर लिबरलिज्म नहीं रहेगा वहाँ पर इनोवेशन कभी प्रमोट नहीं हो सकता है, बिकॉज आइडिया को ही खत्म कर दिया जाएगा। तो लिबरलिज्म और इनोवेशन पैरेलली चलते हैं, ठीक है। हालांकि चाइना इस बात से भी सहमत है। दैट्स वाई उन्होंने कुछ करेक्टिव स्टेप्स लेने शुरू किए हैं। जैसे जो गवर्नर ऑफ पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है उसमें अब एक इकोनॉमिस्ट को बिठाया गया है। अदरवाइज क्या होता था, जो गवर्नमेंट के या फिर जो वहाँ के लीडर है उनके जो नज़दीकी होते थे उनको बिठा दिया जाता था। भाई साहब गवर्नर है इतने बड़े बैंक के, तो जाहिर सी बात है एक वेल नॉन्ड एंड वेल क्वालिफाइड पर्सन की ही ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ जो न्यू चाइनीज़ प्रीमियर है ली क्वांग, ये सीरियस एफर्ट कर रहे हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाए और उनके जो फियर है उनको कम किया जाए, ताकि कंपनीज चाइना छोड़कर दूसरे जगह ना जाए। ताइवान के मुद्दे पर क्या है, तो जो आपका रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, और धीरे धीरे उस कन्फ्लिक्ट में आप देखो कि यूएस का भी इनडायरेक्ट प्रेजेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो चाइना को लगता है कहीं इस प्रकार का कन्फ्लिक्ट ताइवान को लेकर चाइना और यूएस के बीच ना हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ चाइना को ये प्रभावित करेगा बल्कि एशिया पैसिफिक रीजन को भी प्रभावित करेगा। कैसे? बिकॉज ताइवान जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है, जैसे आपके चिप्स हो गए, है ना, प्रोसेसर्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए, और ये सब सप्लाई चेन को इंश्योर करते हैं। लेकिन अगर इस कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होते हैं ये दोनों देश तो आप समझो वर्ल्ड ओवर पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि ये जो आपका ताइवान का मुद्दा है, इट इज़ वन ऑफ द सेवरल एरिया जहां पर चाइना और यूएस अपने आमने सामने आएंगे। ऐसे तो बहुत सारे कन्फ्लिक्टिंग एरिया है, बस ये बात समझनी ज़रूरी है कि भाई साहब सॉल्यूशन आपका दूर जाने से नहीं होगा, या फिर आप कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स पर इंटीग्रेट करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कॉमन ग्राउंड निकालिए जहाँ पर कोऑपरेशन बढ़ाए जा सकते हैं, तभी जाके जो आपका रिलेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। और ये भी सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि हम जल्द से जल्द वो कॉमन ग्राउंड निकालें ताकि जो मुद्दे हैं, जो कन्फ्लिक्ट है, वो कंट्रोल से बाहर ना चले जाएं। So friends, hope you understood this article in detail and
नाउ वी मूव टू द सेकेंड आर्टिकल दैट विल बी कवर्ड अंडर जीएस पेपर 3। तो मैंने आपसे पूछा था कि भाई साहब मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स बेसिकली क्या है, एक रिसोर्स है और ये रॉक्स में पाए जाते हैं, और जब इसको इकोनॉमिकली वायबल तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो फिर ये मिनरल्स कहलाएंगे। और फिर ये जो मिनरल्स होते हैं इनके अपने स्पेसिफिक कंपोजिशन होते हैं। जैसे मैं आयरन की बात करता हूं तो आयरन एक मिनरल है, मेटालिक मिनरल्स है। इसके स्पेसिफिक कंपोजिशन है कि इसमें आयरन का कंटेंट काफी ज्यादा होता है। लेकिन आपको पता है कि मिनरल्स निकलते कैसे? तो जो मिनरल्स है वो रॉक्स में पाए जाते हैं। लेकिन क्या पूरा रॉक आपका मिनरल ही होता है? नहीं, कुछ कुछ एरिया में आपके मिनरल्स मिलेंगे, बाकी जो होते हैं रॉक्स होते हैं। तो जब आपका इसका फिल्टरिंग की जाती है तो फिर इससे आपका आयरन ओर निकाल लिया जाता है। सिमिलर कंसेप्ट आर फॉर वेरियस मिनरल्स बट वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल बिकॉज ऑलरेडी ये आर्टिकल काफी लंबा चौड़ा है, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो एक कंटेक्स्ट में बताता हूं आपको, इसको समझिए। जो भारत आजाद हुआ तो जो माइनिंग सेक्टर है ना वो मोस्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। जो आपके आयरन एक्सट्रैक्ट किए जाते थे या फिर आपका गोल्ड या सिल्वर जो भी मिनरल्स होता था वो एक्सट्रैक्ट किए जाते थे, वो बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी ही उससे एक्सट्रैक्ट करती थी। क्योंकि शुरुआत में आपको ही पता है भारत सोशलिस्ट इकोनॉमी पर विश्वास रखता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि प्राइवेट का पार्टिसिपेशन ओपन किया गया और फिर मिक्स्ड इकोनॉमी की दुनिया में हमने कदम रखा। और 1990 के बाद तो आपको ही पता है और ज्यादा हम लिबरलाइज हुए। लेकिन मिनरल सेक्टर में हम लिबरलाइज नहीं हो सके, माइनिंग सेक्टर में हम लिबरलाइज नहीं हो सके, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इन द माइनिंग सेक्टर इज वेरी लेस। और इसके कारण होता क्या है, इसके कारण बहुत सारी समस्याएं निकल कर आती हैं। जैसे आपका जो टेक्नोलॉजी चाहिए मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए वो नहीं मिल पाता, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए वो नहीं मिल पाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम दुनिया से काफी पीछे रहे हैं। हमारे पास रिजर्व है, हमारे पास वर्ल्ड का सबसे पुराना लैंड मास है, दैट इज योर पेनिनसुलर इंडिया, दैट इज योर गोंडवाना लैंड। एंड ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि जो गोंडवाना लैंड है, जो पेनिनसुलर इंडिया है, इट इज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड एंड गोंडवाना लैंड इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास इन द वर्ल्ड। दैट्स यहाँ पर मिनरल्स का कोई कमी नहीं है, लेकिन हमने मिनरल्स को एक्सप्लोर ही नहीं किया। क्यों? हमारे पास वो रिसोर्सेस नहीं थे और हमने प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को रोक कर रखा। तो दैट्स वाई अब समय आ गया है कि क्या प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए ताकि हम इन सब चैलेंजेस से दूर करें। जबकि आपको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो भारत के जो डिमांड है इन मिनरल्स का बढ़ने वाले हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम जा रहे हैं, नेट कार्बन एमिशन को हम जीरो करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें लिथियम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन लिथियम के लिए हम पूरी तरीके से डिफरेंट कंट्री पर डिपेंडेंट है। कोबाल्ट के लिए हम डिपेंडेंट है, टाइटेनियम के लिए हम डिपेंडेंट है। तो ऐसे में क्या होगा कि लेट्स से कि कोई दूसरा देश उसने मना कर दिया कि भाई सब हम तो नहीं देने वाले आपको ये मिनरल, रिलेशन खराब हो गया, तो फिर भारत करेगा क्या? तो भारत की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। तो ऐसे में फॉर द फ्यूचर सिक्योरिटी हमारे पास अपना तो कुछ होना चाहिए ताकि हम जो है दूसरे पर डिपेंडेंसी कम कर सके और अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना सके मिनरल सेक्टर में। तो कुछ इस प्रकार का कंटेक्स्ट मैंने आपको बताया, होप यू अंडरस्टूड। तो अब थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं इस आर्टिकल के ऊपर। तो अभी कंटेक्स्ट ये है कि मिनरल्स एंड माइंस डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023 ये इंडिया के पार्लियामेंट से पास कर दिया गया है, यानी कि दोनों हाउस से, चाहे लोकसभा हो और राज्यसभा है, दोनों हाउस से पास कर दिया गया है। और इसका एम है कि हम प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करेंगे। और साथ ही साथ एक जो इश्यू रही है भारत में कि भारत सरफेस माइनिंग ऑफ द मिनरल्स को तो अच्छे से प्रमोट करता है लेकिन डीप सीटेड मिनरल्स को प्रमोट नहीं कर पाता है, उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाता है। तो उस चैलेंजेस को भी दूर किया जाएगा। एंड एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि जो 6 मिनरल्स जो पहले रेस्ट्रिक्टेड थे गवर्नमेंट के कंट्रोल में, उसको सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी ही एक्सप्लोर कर पाती थी, जिसमें आपका लिथियम भी एक इंपॉर्टेंट मिनरल है। अब जो है उसको ओपन कर दिया गया है फॉर द प्राइवेट पार्टिसिपेशन। तो ये चीजें हैं। तो अगर हम बात करें मिनरल के इंपॉर्टेंस की, तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया देयर इज ए वैरायटी ऑफ मिनरल्स एंड दे आर यूज्ड इन वेरियस सेक्टर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एडवांसमेंट। अब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, रेलवे पुल बनाना है, रोड एंड ब्रिजेज बनाने, उसमें आपको स्टील या आयरन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगी।
तो एक प्रकार से ये जो आपके मिनरल्स होते हैं, मेटालिक मिनरल्स होते हैं, इसका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है। और आप तो लिथियम की बात करो तो पूरा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो आपका लिथियम पर ही तो डोमिनेट करने वाला है। और हमारे पास अगर लिथियम की ही सोर्स नहीं है, हम इंपोर्ट करते, तो फिर हम अपने आप को कार्बन न्यूट्रल की दिशा में कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपने आप को क्लाइमेट चेंज से कैसे डील कर पाएंगे। तो वही सब बात यहाँ से निकल कर आती है कि नेट जीरो एमिशन का गोल हो या फिर हम क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को ठीक तरीके से सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं, तो मिनरल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और याद रखना है आपको कि लिथियम को हम वाइट गोल्ड भी कहते हैं। एंड देयर इज अदर मिनरल्स लाइक कोबाल्ट, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। आप हमें कमेंट सेक्शन में थोड़ा पढ़कर जरूर बताइए रेयर अर्थ एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। ऑल्सो जो आपके सेमीकंडक्टर्स के इंपॉर्टेंस वो बढ़ रही हैं, एंड सेमीकंडक्टर्स में इंपॉर्टेंट मिनरल्स की ज़रूरत होती है। दे आर यूज फॉर डिफेंस, एरोस्पेस इक्विपमेंट, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो मिनरल्स का इंपॉर्टेंस तो काफ़ी ज़्यादा है। आने वाले समय में पूरा डिजिटल टेक्नोलॉजी होने वाले हैं, मोबाइल डिवाइसेस, लैपटॉप्स, ये सब आपका सेमीकंडक्टर पर ही तो ऑपरेट होता है। तो भारत को इस सेक्टर में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर एक कुछ एविडेंस मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कितनी ज़्यादा है। तो एक बात तो ये कि अगर हमारे पास ये सब मिनरल्स जिसके बारे में हमने चर्चा किया उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, और अगर वो मिनरल्स सिर्फ कुछ ही लोकेशन पर रेस्ट्रिक्टेड है, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज अगर आ जाती हैं तो हम इंपोर्ट करने में भी दिक्कतें फेस करेंगे, साथ ही साथ प्राइसेस का भी डिसबैलेंस रहेगा कि कंट्री ने बढ़ा दिया प्राइस कि भाई साहब हम तो इससे कम आपसे देंगे नहीं, तो आपको देना पड़ेगा ना, क्योंकि आप पूरा डिपेंडेंट हो। और एग्जाम्पल के तौर पर आप यूज कर सकते हो केस स्टडी के मामले में। जैसे आप देखो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये आपका अफ्रीका का एक देश है, ठीक है। यहाँ पर दुनिया का 70% ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट जो माइन होते हैं वो यहीं पर होते हैं। और इस रीजन में चाइना का सबसे ज़्यादा स्टेक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्टली अगर हमें कोबाल्ट को इंपोर्ट करना है तो पहली बात तो ये कि भाई साहब हमें चाइना के साथ रिलेशन अच्छे करने होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर चाइना सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर देगा तो भारत का फिर क्या होगा या दूसरे देश का क्या होगा। तो इन सब मुद्दे को विभिन्न देश भली भांति से समझते हैं, खासकर जो आपके यूएस यूके हैं। दैट्स वाई दीज कंट्रीज इन द रिसेंट पास्ट मूव्ड टू सिक्योर सप्लाई चेन रेजिलेंस फॉर सच मिनरल्स एंड रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द चाइना। और इंडिया की डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे आप समझ सकते हो। बात करें लिथियम की या फिर ये जो आपके कोबाल्ट है, निकल है, नियोबियम है, बेरिलियम है, टैंटलम है, इस पर भारत ऑलमोस्ट 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट है ऑन द कंट्रीज लाइक चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड द यूएस। तो आप समझ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखो लिथियम पर, और लिथियम क्या है, हमारा बेस है, मोबाइल बैटरी है। अगर हमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो पहली बात तो बिना बैटरी के मोबाइल चलेगा नहीं, ठीक है। तो फिर हम तो अटक जाएंगे ना। हमें अगर मोबाइल बनाना है तो पहली बात तो हमें लिथियम बैटरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सब चैलेंज निकल कर आती है। ऑल्सो एक और इश्यू है कि आपका जो डीप सीटेड मिनरल्स है, डीप सीटेड मिनरल्स जो अर्थ क्रस्ट में काफ़ी नीचे मौजूद है। और एक होता है आपका सरफेस मिनरल जो सरफेस के आसपास ही मौजूद है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट होता है ना, जितना नीचे जाइएगा उतना डीपर। तो ये जो आपके गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सब थोड़ा डीपली मिलते हैं, जबकि आपके आयरन है या फिर कोल है वो आपको जनरली नियर सरफेस मिलते हैं। इसलिए नियर सरफेस मिनरल एक्सप्लोर करना आसान होता है, सस्ता पड़ता है। और डीप सीटेड मिनरल्स को एक्सप्लोर करना थोड़ा महंगा पड़ता है और उसके लिए एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। तो भारत जो है डीप सीटेड मिनरल्स एक्सप्लोरेशन में काफ़ी ज़्यादा पीछे है। हालांकि आपका सरफेस मिनरल एक्सप्लोरेशन में ठीक ठाक है, ठीक है। तो ये भी एक चैलेंज है। दैट्स वाई प्राइवेट सेक्टर की अपनी ही इंपॉर्टेंस है। अगर हमें क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन करना है
क्योंकि पहली बात कि हमारे पास रिजर्व की कमी नहीं है। वाई? बिकॉज वी आर ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड एंड देयर इज ए पोटेंशियल मिनरल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द गोंडवाना लैंड मास। बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम उन मिनरल रिसोर्सेज को डिस्कवर करें और ये देखें कि वो इकोनॉमिकली वायबल है या नहीं है एक्सट्रैक्ट करने में। और अगर इकोनॉमिकली वायबल होता है, हम कोस्ट को फेस करके आगे बढ़ सकते हैं, तो उसको हम मिनरल एक्सप्लोरेशन कहेंगे। मिनरल एक्सप्लोरेशन हम तभी करेंगे ना जब हमारा कोस्ट जो है वो कम पड़े देन द एक्सप्लोरेशन कोस्ट। अदरवाइज फायदा क्या हुआ एक्सट्रैक्ट करने में। और जब हम मिनरल एक्सप्लोरेशन करते हैं तो उसके वेरियस स्टेजेज होते हैं एज पर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जैसे आपके G4 स्टेज हो गया, G3 स्टेज हो गया, G2 स्टेज हो गया, या फिर G1 स्टेज हो गया। G1 स्टेज में डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन किया जाता है, G4 में आपका रिकंसनेंस किया जाता है। ठीक है, तो क्या इश्यू निकल कर आती है? इश्यू ये है कि भारत के पास जो जियोलॉजिकल पोटेंशियल है उसका मात्र 10% ही भारत ने एक्सप्लोर किया है। एक सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हमारे पास पोटेंशियल होने के बावजूद हमने लगभग 10% एरिया में पता लगाया कि यहाँ पर ये मिनरल्स उपलब्ध है। पता लगाया, एक्सप्लोरेशन मतलब क्या? पता लगाया है। और एक होता है हमने पता लगा लिया, दूसरी बात होती है कि हम उसको फिर माइन करेंगे, उस मिनरल्स को निकालेंगे। तो आप देखो, पता हमने लगाया 10% एरिया पर, लेकिन माइनिंग हमने की 2% एरिया पर। ठीक है, और साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं, खर्च हम करते हैं, इट इज लेस देन 1% ऑफ द ग्लोबल मिनरल एक्सप्लोरेशन बजट। एंड एक और इश्यू है कि मेजोरिटी ऑफ एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स किसके द्वारा कैरी किया जाता है? गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा, लाइक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। So that's why it shows कि there is a little private sector participation, there is a little contribution of private sector in this। and जो भारत की माइनिंग पॉलिसी रही है हैज केप्ट द ग्रीन फील्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स आउट ऑफ पर्व्यू ऑफ प्राइवेट सेक्टर एक्सप्लोरर्स फॉर सम ईयर्स। क्या होता है कि धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ाने का कोशिश किया, लेकिन क्या अप्रोच रहता है कि पहले जो है गवर्नमेंट एक्सप्लोर करेगा, 2-3 साल अपने कंट्रोल में रखेगा, उसके बाद जो है वो प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस देगा एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये अप्रोच होता है। तो शुरुआत में आपका प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, धीरे धीरे आपका प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने का प्रयास करेगा। लेकिन जो विभिन्न देश हैं, डेवलप कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर ये सिस्टम नहीं है। ठीक है, और जब हम एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं तो आपको ही पता है नई नई टेक्निक की ज़रूरत होती है, इसमें इनोवेशन करने की ज़रूरत होती है, लाइक एरियल सर्वे, जियोलॉजिकल मैपिंग, जियोकेमिकल एनालिसिस। एंड ये सब जो प्रोसेस है काफ़ी स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है, टाइम इंटेंसिव प्रोसेस है, एंड साथ ही साथ मॉनेटरी रिस्क ऑपरेशन होता है ये सब। क्यों? बिकॉज लेस देन 1% ऑफ एक्सप्लोर्ड प्रोजेक्ट बिकम्स कमर्शियली वायबल माइंस। तो एक इश्यू तो मैंने आपको बता दिया। तो ये जो आपका बिल है ये कोशिश करेगा कि हम प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं, साथ ही साथ जो एक्सप्लोरेशन प्रोसेस है भारत में उसको सिमिलर कंसेप्ट पर लाएं जो आपके डेवलप कंट्रीज में प्रचलित है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर कैपेसिटी को यूटिलाइज किया जाता है इनटू एक्सप्लोरेशन, लाइक ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का भी मैं आपको केस स्टडी देना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि जो प्राइवेट माइनिंग फर्म है जिसको जूनियर एक्सप्लोरेशन करते हैं, जूनियर एक्सप्लोरर, ये पहली बात तो क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे लोकेशन को, कहाँ पर हमें मिनरल मिल सकता है, अपने एक्सपर्टीज के माध्यम से एंड फाइनेंसेस के माध्यम से। तो एक बार उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया और उनको पता चल गया कि हाँ यहाँ पर हमारा माइन है, पोटेंशियल माइन को उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया। तो अब क्या करेंगे, ये जो आपके जूनियर एक्सप्लोरर है ये सेल कर देंगे बिगर माइनिंग कंपनी को, ताकि जो बड़े बड़े माइनिंग कंपनी है जिनके पास पैसे हैं, टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ से मिनरल एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो ये प्रोसेस चलता है। लेकिन यहाँ पर हमारा इंडिया में क्या है, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ठीक है, तो क्या इंडिया की जो माइनिंग पॉलिसी है वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन को प्रमोट करती है? अगर हम साफ शब्दों में बोले तो नहीं करती है, क्योंकि जो आपका माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 है, पहली बात तो ये कि प्राइमरी लेजिस्लेशन है दैट गवर्न्स द माइनिंग सेक्टर इन आवर कंट्री।
हालांकि शुरुआत में फिर इसको अमेंड भी किया गया ताकि हम प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं। लेकिन फिर एक घटना भी घटती है, जैसे धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ा लेट से, तो क्या हुआ कि 2010 के दशक में आपने भी इस घटना को भली भांति सुना होगा कि जो माइनिंग इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आने लगा। लेकिन जो आपके लीडर्स का होता है ना, रेड टेपिज्म या फिर आपका फेवरेटिज्म या फिर नेपोटिज्म, उन सब के कारण मिसयूज देखने को मिला लाइसेंस में। एंड वी नो विद द एग्जांपल ऑफ 2G स्पेक्ट्रम एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेस लाइक कोल ब्लॉक इश्यू। हालांकि फिर 2015 में इस एक्ट को फिर से अमेंड किया गया ताकि प्राइवेट कंपनीज भी पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंट ऑक्शंस में फॉर द माइनिंग लीज एंड फॉर गेटिंग द कंपोजिट लाइसेंस। लेकिन फिर भी रुकावटें रहीं। क्या रुकावटें रहीं? कि जो ऑक्शन की जाएंगी वो बेसिकली गवर्नमेंट एक्सप्लोर्ड प्रोजेक्ट्स का ही ऑक्शन होगा। ये आपका एविडेंस ऑफ मिनरल कंटेंट रूल में साफ साफ मेंशन किया गया था। तो आप समझ सकते हो कि डायरेक्ट आपका प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनी के हाथ में नहीं जाएगा, बल्कि पहले गवर्नमेंट एक्सप्लोर करेगी, उसके बाद फिर प्राइवेट सेक्टर को सौंपा जा सकता है। एंड जो आपके परमिटेड प्राइवेट फर्म्स है उनको रजिस्टर करना पड़ेगा एज ए एक्सप्लोरेशन एजेंसी। एंड जो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट है ये फंड करेंगे G4 से लेकर G1 एक्सप्लोरेशन प्रोसेस को। तो यहाँ पर भी आप देखो कि प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है काफ़ी लिमिटेड है ना। तो ये मैं जनरली एक्ट के बारे में बता रहा हूँ। इस बिल में तो कुछ सुधार की गई है ना। पहले मैं इस एक्ट को डिस्कस कर रहा हूँ कि इस एक्ट के बैकग्राउंड को आप समझिए ताकि आपको क्लियर पिक्चर पता चल सके। तो ये जो आपका बिल है ये कैसे प्राइवेट प्लेयर को इनकरेज करता है। तो इससे पहले मैंने आपको इस एक्ट के कमी के बारे में बताया। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे ये इनकरेज करेगा प्राइवेट प्लेयर को। तो पहली बात तो ये कि जो 6 मिनरल्स की बात हमने की जिस पर पहले पूरा गवर्नमेंट का अधिकार हुआ करता था, अब जो है इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया है। ठीक है, जैसे आपका लिथियम, बेरिलियम, नियोबियम, ये जो मैंने आपको डिस्कस किया था। दूसरा क्या है, ये जो बिल है आपका, इट अलाउज पिटिंग, ट्रेंचिंग, ड्रिलिंग एंड सब सरफेस एक्सकेवेशन एज ए पार्ट ऑफ रिकंसनेंस, जो पहले के एक्ट में प्रोहिबिटेड था। ऑल्सो ये बिल एक न्यू टाइप ऑफ लाइसेंस इश्यू करेगा टू इनकरेज रिकंसनेंस। एंड इस लाइसेंस का नाम होगा एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, और ये 5 ईयर्स के लिए इश्यू किए जाएंगे और इसको 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और ये कौन ग्रांट करेगा? ये लाइसेंस ग्रांट करेगा आपका स्टेट गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से। एंड इस ऑक्शंस में जो भी आपके एलिजिबल एक्सप्लोरर्स हैं वो बिडिंग करेंगे और बिडिंग के दौरान वो बताएंगे कि हमें भाई साहब इतना शेयर चाहिए ऑक्शन प्रीमियम में। एंड इसको फिर पेड किया जाएगा माइनिंग लीज होल्डर के द्वारा, यानी कि वो कंपनी जो माइनिंग करने वाले हैं। लेकिन इश्यू यहाँ पर ये निकल कर आती है कि जब तक माइनिंग होगा नहीं बाय द माइनिंग कंपनी, तब तक जो आपका एक्सप्लोरर है उनको शेयर नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर निकल कर आती है। हालांकि ये जो बिल है मैक्सिमम एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन की बात करता है, दैट विल एक्सटेंड अप टू 1000 स्क्वायर किलोमीटर under a single exploration license. Also there is a change in the bill, that is जो मोस्ट ऑफ द ऑक्शंस वो स्टेट गवर्नमेंट ही करेंगे, लेकिन कुछ जो आपके ऑक्शन है वो रिजर्व की गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्पेसिफिकली फॉर द क्रिटिकल एंड मिनरल रिसोर्सेस। लेकिन क्या कुछ चुनौतियां हैं, क्या कुछ कमी है? देयर इज ऑल्सो एन इश्यू। पहली बात तो ये मैंने आपको बताया कि जो आपका एक्सप्लोरेशन लाइसेंस कंपनी प्राप्त करेगी, अब उसको इनकम चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। लेकिन उसको इनकम कब प्राप्त होगी? जब जो माइनर है, जो माइन करेगा, वो प्रीमियम प्रोवाइड करेगा। लेकिन प्रीमियम कब उसे मिलेगा? प्रीमियम तब दिया जाएगा जब
जो माइनिंग कंपनी है सक्सेसफुली माइन को डिस्कवर करती है, उसका ऑक्शन होता है और फिर उसको ऑपरेशनलाइज किया जाता है। बिफोर ऑपरेशनलाइजेशन जो आपका प्रीमियम है वो एक्सप्लोरेशन एजेंसी को नहीं पे किया जाएगा। सबसे बड़ा चुनौती ये है। और आप समझो कि एक्सप्लोर किया गया, उसके बाद माइनिंग जब की जाएगी तो उसके पीरियड में काफ़ी लंबा टाइम लैप होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका घोरा भूरनी शग शाही आयरन ओर माइन है 2016 में ऑक्शन किया गया था, लेकिन इसका प्रोडक्शन 2021 में स्टार्ट हुआ। तो आप समझ सकते हो, तो इसके बीच में आप समझो 6 साल लग गए जो भी है। तो इस पीरियड में तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे, जो आपके एक्सप्लोरेशन एजेंसी है प्रीमियम जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। तो क्या वो बैठे रहेंगे? तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो फिर ऐसे में पार्टिसिपेशन खुल कर नहीं आएगा, इश्यू रह जाएगी। दैट्स वाई एक कमी निकल कर आती है। तो कंक्लूजन में ये है कि भले ही हम न्यू पॉलिसी बना रहे हैं, इस न्यू पॉलिसी में एक सबसे बड़ा चुनौती ये है कि सिर्फ गवर्नमेंट कैन ऑक्शन व्हाट एन एक्सप्लोरर हैज डिस्कवर्ड। सिर्फ गवर्नमेंट ही ऑक्शन करेगी। एक्सप्लोरर ने एक माइनिंग साइट को डिस्कवर किया कि यहाँ पर पोटेंशियल है, ठीक है, तो अब उसका ऑक्शन करेगी कौन? गवर्नमेंट। अब ऑक्शन तो कर दिया, लेकिन अब उसको ऑपरेशनलाइज होने में पता चला कि 6-7 साल लग गए। तो जो पेमेंट मिलनी चाहिए थी एक्सप्लोरर को वो तो नहीं मिल पाएगी, जो प्रीमियम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। तो ये सबसे बड़ा चिंता का बात है, और कब मिलेगा इसका भी कोई अता पता नहीं। दैट्स वाई इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग इशू कि गवर्नमेंट इसको करेक्टिफाई करे। क्योंकि अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो क्या होता है, जो प्राइवेट एक्सप्लोरर है जिन्होंने एक्सप्लोर किया कि यहाँ पर पोटेंशियल माइनिंग साइट हो सकता है, वो ही बेसिकली बेच देते हैं अपने डिस्कवरी को टू द माइनर्स, बदले में उनको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो ऑक्शन करेगी और फिर वो माइनर को बेचेगी, तब जाके माइनर पैसे देगा एज ए प्रीमियम टू द एक्सप्लोरर। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा डिटेल से। हमने आपको एक एक पॉइंट डिटेल से समझाया है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।